दोपहर की कड़ी धूप है। सड़क पर धूल उड़ रही है। लीला, जिसने एक फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है, अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लिए धीरे धीरे चल रही है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब सी शांति है। जैसे ही वो एक बड़े आलीशान बंगले के सामने से गुजरती है, वहां खड़ी रीना की नजर उस पर पड़ती है। रीना ने रेशम की साड़ी पहनी है और गहने चमक रहे हैं। वो अपने घर के बरामदे में खड़ी होकर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, लेकिन लीला को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ए लीला, रुक वहीं। लीला घबराकर रुक जाती है और सिर से गट्ठर नीचे उतारती है। उसका सांस फूल रहा है। कितनी बार कहा है तुझसे कि मेरे घर के सामने से मत गुजरा कर। शर्म नहीं आती तुझे? देख रही है अंदर मेरी सहेलियां बैठी हैं। जब वो पूछती हैं कि ये भिखारन जैसी दिखने वाली औरत कौन है, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या बताऊं उन्हें कि तू मेरी सगी बहन है? नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आज घर में चूल्हा जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं थी, इसलिए जंगल गई थी। ये रास्ता छोटा पड़ता है, इसलिए इधर से आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से आपको इतनी तकलीफ होगी। तकलीफ? तू मेरी इज्जत की दुश्मन बनी बैठी है। तू जानबूझकर इधर से आती है ना, ताकि लोगों को दिखा सके कि तेरी बड़ी बहन अमीर है और तू गरीब, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। नहीं दीदी, ऐसा कभी मत सोचिए। आप मेरी बड़ी बहन हैं, माँ जैसी हैं। मैं आपको क्यों शर्मिंदा करूंगी? गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। बस बस, ये भोली शक्ल मत बना मेरे सामने। जा यहाँ से, और याद रखना, अगर अगली बार मेरे घर के पास दिखी तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। लीला बिना कुछ कहे कपकपाते हाथों से लकड़ियों का गट्ठर उठाती है और वहां से तेजी से निकल जाती है। रीना, तुम उस गरीब से बातें कर रही थी, कौन थी वो? रीना पीछे मुड़कर अपनी सहेलियों से झूठ बोलती है। वो कोई पुरानी नौकरानी थी, छोड़ो उसे। वैसे भी गरीबों का काम ही है लोगों से मदद मांगना। लीला थकी हारी अपने घर पहुंचती है। एक छोटी सी झोपड़ी जिसकी छत से थोड़ी घास फूस लटक रही है। वहां उसका बेटा रामू बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। माँ, बहुत देर हो गई। पेट में जैसे कुछ भी नहीं बचा। सुबह से कुछ खाया नहीं है। खाना कब बनेगा? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। लीला ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे ताकि बेटा देख न ले। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बेटा, थोड़ा सा सब्र कर ले। आज जंगल से लकड़ियां लाने में देर हो गई। माँ अभी चूल्हा जलाती है। तेरे लिए गरम गरम रोटी सेक दूंगी। तू तब तक थोड़ा पानी पी ले और पास में लेट जा, थक गया होगा। माँ, आज सब्जी भी नहीं बनेगी क्या? कल भी आपने मुझे बस पानी पिलाकर सुला दिया था। क्या आज भी हमें पानी ही पीना पड़ेगा? माँ, क्या हम गरीब होना बुरा है? ये सुनते ही लीला का दिल जैसे सीने में टूट गया। रसोई में सिर्फ मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा नमक पड़ा था। उसने आंचल से मुंह ढक लिया, फिर खुद को संभाल कर बोली, आज बस नमक मिर्च की रोटी खा ले बेटा। देखना, जब तेरे पापा खेत से फसल काट कर घर लाएंगे ना, तब से माँ तुझे रोज अलग अलग सब्जियां खिलाएगी। फिर कभी भूखा नहीं सोएगा मेरा लाल। रामू मासूमियत से सिर हिला देता है और सो जाता है। लीला चूल्हे के पास बैठकर रोने लगती है। वो सोचती है कि किस्मत ने कितना बड़ा खेल खेला है। 2 बहनें एक ही कोख से जन्मी, एक अमीर जमींदारनी और दूसरी एक गरीब किसान की पत्नी। लेकिन उसे अपने पति रमेश पर गर्व था। रमेश भले ही गरीब था, पर वो बहुत नेक दिल था। दिन बीते,
इस साल कुदरत मेहरबान थी। रमेश की मेहनत रंग लाई थी। उनका छोटा सा खेत लहलहा रहा था। सोने जैसी फसल खड़ी थी। रमेश, लीला और रामू तीनों खेत में खड़े होकर अपनी फसल को देख रहे थे। लीला देखो, इस बार फसल इतनी अच्छी हुई है कि सारा उधार उतर जाएगा। रामू के लिए नए कपड़े लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक नई साड़ी। जी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। बस आप इस बार झोपड़ी की छत पक्की करवा देना। पिछली बारिश में रामू पूरी रात भीगा था। मुझसे उसका वो चेहरा देखा नहीं जाता। पिताजी, क्या इस बार मैं स्कूल जा पाऊंगा? हाँ मेरे शेर, इस बार तेरी पढ़ाई शुरू होगी। हम गरीब हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी अनपढ़ किसान बने। तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। लेकिन खुशी शायद उनकी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। 2 दिन बाद अचानक मौसम बदल गया। दोपहर तक धूप थी, लेकिन शाम होते होते काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हुई। लीला, ये मौसम ठीक नहीं लग रहा। मुझे खेत जाना होगा। फसल कटने ही वाली थी। अगर बारिश ज्यादा हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं जी, बाहर तूफान है। इस वक्त जाना खतरनाक है। रुक जाइए। लेकिन रमेश ने नहीं सुना। वो दौड़ता हुआ खेत पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओले गिरने लगे और इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही घंटों में पूरा खेत पानी से भर गया। उसकी महीनों की मेहनत, उसके बेटे का सपना, सब पानी में बह रहा था। क्यों भगवान, क्यों? हमने किसका क्या बिगाड़ा था? एक गरीब के मुंह का निवाला क्यों छीन लिया? वो घर लौटा, पूरा भीगा हुआ और टूटा हुआ। लीला, सब खत्म हो गया। एक दाना भी नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे? रामू को क्या खिलाऊंगा? लीला अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने पति का हाथ थामा। आप हिम्मत मत हारिए। जब तक हम साथ हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। दो दिन बीत गए। घर में एक दाना नहीं था। रामू भूखा था। माँ, थोड़ी भूख लग रही है। अगर कुछ मिल जाए तो। लीला ने तुरंत गिलास में पानी भरकर उसे पकड़ा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। नहीं बेटा, ऐसे मत बोला कर। तुझे यूं उदास देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पिताजी शहर गए हैं, वो जरूर कुछ लेकर आएंगे। बस थोड़ी देर और इंतजार कर ले मेरा बच्चा। रामू ने अपनी माँ की आंखों में छुपी परेशानी देख ली। वो समझदार बनते हुए हल्की सी मुस्कान लाया। माँ, मुझे पता है आप बहुत कोशिश कर रही हो। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। बस आप परेशान मत हुआ करो। आप मुस्कुराती हो तो मुझे अच्छा लगता है। लीला कुछ पल चुप रही। फिर उसने रामू को अपने पास बिठाकर धीरे से गले लगा लिया। लीला ने किसी तरह अभी तो संभाल लिया, पर कब तक? रमेश शहर गया था काम ढूंढने, लेकिन बारिश की वजह से कहीं काम नहीं मिला। शाम को रमेश लौटा। उसके हाथ में एक पुरानी पोटली थी। पिताजी, क्या लाए? रमेश ने पोटली खोली। उसमें 2 सूखी, थोड़ी जली हुई रोटियां थीं, जो उसे किसी ने राह में दी थीं। ये ले बेटा, तू खा ले। रामू ने बिना कुछ सोचे वो रोटियां खा ली। लीला और रमेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ओ जी, मुझे लगता है मुझे दीदी के पास जाना चाहिए। वो अमीर है,
उनके पास बहुत अनाज है। वो मेरी बहन है, क्या वो थोड़ी सी मदद नहीं करेंगी? नहीं लीला, मत जाओ, वो तुम्हारी बेइज्जती करेगी। पिछली बार जब हम एक त्योहार में गए थे, उन्होंने कैसे सबके सामने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने हमें नौकरों के साथ बिठाया था। वो दिल की बहुत सख्त हैं। अपमान सह लूंगी जी, पर बेटे की भूख नहीं देखी जाती। मैं कल सुबह ही जाऊंगी। अगले दिन रीना के घर में जश्न का माहौल था। उसकी बेटी उर्मिला का जन्मदिन था। घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। बड़े बड़े लोग आए थे। 56 भोग बने थे। लीला नंगे पांव मैली साड़ी में वहां पहुंची। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि शायद कोई उसे देखकर अंदर बुला ले, लेकिन लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। रीना अपनी सहेलियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। आधा घंटा बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया। लीला वही खड़ी रही। अचानक रीना की नजर लीला पर पड़ी। उसका रंग उड़ गया। ये फिर आ गई मेरा नाम डुबाने। इससे पहले कि कोई पहचान ले, मुझे इसे भगाना होगा। रीना ने अपनी नौकरानी कमला को बुलाया। कमला, वो बाहर जो भिखारन खड़ी है, उसे कुछ बचा कुचा खाना देकर पीछे के रास्ते से भगा दो। कहना यहाँ तमाशा न करे। कमला बाहर गई। ए औरत, ये ले थोड़ी पूरी सब्जी और जा यहाँ से। आज मालकिन की बेटी का जन्मदिन है, यहाँ भीड़ मत कर। कमला बहन, मैं भिखारिन नहीं हूँ। मैं रीना दीदी की छोटी बहन हूँ। उनसे कहो लीला आई है, बहुत मुसीबत में है। कमला चौंक गई। वो अंदर गई और रीना से कहा। रीना गुस्से में बाहर आई। ए बदतमीज, तू मेरी बहन कैसे हो सकती है? देख अपनी हालत। मेरे रिश्तेदार अमीर हैं, बड़े लोग हैं। तेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। अगर भूखी है तो बोल, भीख दे दूंगी, पर रिश्ता मत जोड़। देखिए सहेलियों, आजकल के भिखारी भी कितने चालाक हो गए हैं। पैसे मांगने के लिए रिश्ते बना लेते हैं। ए औरत, क्या चाहिए तुझे? यहाँ तमाशा क्यों कर रही है? लीला की आंखों से आंसू गिरने लगे। दीदी, मैं आपकी लीला हूँ। घर में दाना नहीं है, फसल बर्बाद हो गई है। बस थोड़ी मदद कर दो। रीना के दिमाग में एक शैतानी चाल आई। उसे पता था कि रमेश के पास एक खेत है जो बहुत उपजाऊ है। रीना ने उसे किनारे ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा। चुप कर। अगर तूने यहाँ अपना मुंह खोला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं दूंगी, लेकिन मुफ्त में नहीं। रीना ने अपनी चालाकी का जाल बुना। उसने लीला से एक कागज पर अंगूठा लगवाया। देख लीला, मैं तुझे खेती और खाने के लिए पैसे दे रही हूँ, लेकिन शर्त ये है कि अगर तूने 1 साल के अंदर ये पैसे नहीं लौटाए तो तेरा वह खेत और तेरी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। बोल, मंजूर है? लीला के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी सूनी आंखों से अपनी बहन को देखा, जो इस वक्त एक साहूकार की तरह लग रही थी। मंजूर है दीदी। लीला पैसे लेकर घर लौटी। उसने रमेश को सब बताया। रमेश को डर लगा कि अगर पैसा भी लूटा पाए तो, पर लीला ने उसे समझा लिया कि इस बार फसल अच्छी होगी और वे पैसे लौटा देंगे, चाहे जितना भी मेहनत लगे। पैसा मिलते ही रमेश और लीला फिर से मेहनत में जुट गए। उन्होंने दिन रात एक कर दिए। रामू भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगा। लीला, इस बार हमें हर हाल में कर्ज चुकाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमीन रीना के पास जाए। हाँ जी, हम मेहनत करेंगे। भगवान इस बार धोखा नहीं देगा। वक्त गुजरता गया। फसल बहुत अच्छी हुई। खेत फिर से अनाज से भर गया। बस कुछ ही दिन बचे थे अनाज काटने में और बेचने में। लेकिन रीना की नीयत साफ नहीं थी। वो खेत हथियाना चाहती थी। ठीक 1 साल पूरा होने वाले दिन
रीना अपने मुंशी के साथ लीला की झोपड़ी पहुंची। लीला, रमेश, बाहर आओ। लीला मुस्कुराते हुए बाहर आई। दीदी, आप सही वक्त पर आई हैं। बस 2 दिन रुक जाइए, फसल कटने वाली है। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। वक्त खत्म हो गया लीला, आज पूरा 1 साल हो गया है। अभी इसी वक्त पैसे दो, वरना ये घर और खेत मेरा हुआ। ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो फसल खेत में खड़ी है, हमें उसे बेचने तो दीजिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सौदा सौदा होता है। अब ये खेत मेरा है और ये झोपड़ी भी। तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मुंशी जी, इनका सामान बाहर फेंको। लीला और रमेश गिड़गिड़ाने लगे। मुंशी ने उनका थोड़ा बहुत सामान झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। लीला रोते हुए रीना के पैरों में गिर गई। दीदी, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? ये फसल हमारी साल भर की मेहनत है। भगवान के लिए हमें बेघर मत करो। चलो हटो यहाँ से, मेरी जमीन पर गंद मत फैलाओ। अगर शाम तक खाली नहीं किया तो धक्के मारकर निकालूंगी। रोते बिलखते रमेश, लीला और रामू अपनी छोटी सी पोटली लेकर अपनी ही जमीन से बाहर निकल गए। तीनों सड़क पर चल रहे थे। पिताजी, आपने तो कहा था फसल आएगी तो नए कपड़े मिलेंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस हम साथ हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा जरूर लाऊंगा। तभी वहां से एक बड़ी कार गुजरी। कार थोड़ी दूर जाकर रुकी और उसमें से विशाल, रीना का पति, नीचे उतरा। वो शहर से लौटा था और उसे इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। रमेश, लीला, तुम लोग इस हालत में कहाँ जा रहे हो और ये सामान क्यों उठाया है? लीला कुछ नहीं बोल पाई, वो फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर सारी सच्चाई बता दी। कैसे रीना ने धोखे से कागज लिखवाए और कैसे फसल कटने से 2 दिन पहले उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। विशाल एक नेक दिल और न्यायप्रिय इंसान था। उसे अपनी पत्नी की इस नीचता पर विश्वास नहीं हुआ। क्या रीना ने ऐसा किया अपनी ही सगी बहन के साथ? चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। विशाल उन्हें लेकर सीधे अपने घर पहुंचा। वहां रीना महारानी की तरह सोफा पर बैठी थी और रमेश की जमीन का कागजात देखकर खुश हो रही थी। जैसे ही उसने विशाल को लीला के परिवार के साथ देखा, वो सकपका गई। रीना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अपनी बहन की जमीन हड़प ली? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो विशाल, वो तो बिजनेस था। उसने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो। बिजनेस? अपनी बहन की मजबूरी का फायदा उठाना बिजनेस है? रीना, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। जिस मिट्टी में इन्होंने पसीना बहाया, तुम उसे छीन रही हो। विशाल ने तुरंत रीना से सारे कागज छीन लिए और उन्हें फाड़ दिया। चुप रहो, रिश्तों में बिजनेस नहीं होता। तुमने गरीब की मेहनत पर डाका डाला है। आज मैं फैसला करता हूं। आज से ये खेत और ये घर दोबारा रमेश का है। और रीना, अगर तुम इतनी ही मालकिन बनना चाहती हो तो आज से तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि बेघर होने का दर्द क्या होता है। रीना कांपने लगी। उसे पता था कि विशाल जो कहता है वो करता है। रीना रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर गई थी। नहीं विशाल, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? तभी लीला ने विशाल का हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कीजिए। दीदी ने जो किया वो उनका घमंड था, लेकिन वो मेरी बहन है। अगर आप उन्हें निकाल देंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मुझे मेरी जमीन मिल गई, वही काफी है। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। विशाल हैरान रह गया।
लीला, इसने तुम्हारे बच्चे के मुंह से निवाला छीना और तुम इसे बचा रही हो। खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता जी। पैसों का घमंड तो धूप छांव की तरह है, आज है कल नहीं। पर अगर दीदी सड़क पर आ गई तो मेरा दिल कभी शांत नहीं रहेगा। रीना ये सुनकर सन्न रह गई। जिस बहन को उसने हर पल जलील किया, वही आज उसकी इज्जत बचा रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और लीला के पैरों में गिर पड़ी। रीला, मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी थी। भले ही मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन दिल से तू मुझसे बहुत बड़ी है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। रमेश और विशाल ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। सीख, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन माफी और प्रेम सबसे बड़ी ताकत होती है।